इस लेक्चर में हम जियोमॉर्फोलॉजी का कोर्स डिस्कस करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अर्थ के ऊपर जो भी सारे इवेंट्स हुए हैं उनको समझने का एक तरीका है, पूरे ऑर्डर में कि कौन सी चीज़ पहले हुई, किस टाइम में डायनासोर्स अर्थ पर आए, किस टाइम में डायनासोर्स अर्थ से एक्सटिंग्विश हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। जो भी सारे अर्थ की हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको हम इस टाइम स्केल के थ्रू पढ़ते हैं। तो इससे हम समझते हैं कि अर्थ जब फॉर्म हुई उसके बाद किस तरह से अर्थ पर चीज़ें इवॉल्व हुई है, कब अर्थ पर लाइफ आई, कब ह्यूमन बींग्स आए, ये सब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पढ़ते हैं। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल कैसे बनाते हैं साइंटिस्ट जो हैं वो रॉक लेयर्स को स्टडी करते हैं, प्लस फॉसिल्स जो कि डेड रिमेन्स प्लांट्स और एनिमल्स के जो रह जाते हैं उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। तो फॉसिल्स और रॉक लेयर्स को स्टडी करके साइंटिस्ट ये पता करते हैं कि वो चीज़ किस टाइम पे अर्थ पे प्रेजेंट थी। सपोज़ अगर हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं तो हम उससे ये पता कर सकते हैं कि डायनासोर्स अर्थ पर किस टाइम में रहे होंगे। वो मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म है रेडियो एक्टिव डेटिंग का। रेडियो एक्टिव डेटिंग का मतलब ये है कि जो कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो फॉसिल्स में कितना बचा है, इससे हम पता कर सकते हैं कि वो फॉसिल्स कितने पुराने हैं, किस टाइम पर अर्थ में किस टाइम पर वो पर्टिकुलर फ्लोरा या फौना जो भी प्लांट या एनिमल है वो किस टाइम पे रहा होगा। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग की मदद से साइंटिस्ट जो हैं वो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, रॉक लेयर्स को स्टडी करते हैं और फिर इससे पता करते हैं कि वो चीज़ अर्थ पर किस टाइम पे प्रेजेंट थी। तो अब हम देखते हैं एक्चुअल जियोलॉजिकल टाइम स्केल कैसी होती है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल स्केल को डिवाइड करते हैं मीटर्स में, मीटर से फिर सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर से फिर मिलीमीटर में, इस तरह से हम नॉर्मल स्केल को डिवाइड करते हैं। इसी तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी डिवाइड किया जाता है। सबसे बड़ा यूनिट होता है ईयन। ईयन के अंदर काफ़ी सारे एरा होते हैं, एरा के अंदर काफ़ी सारे पीरियड्स होते हैं और पीरियड्स के अंदर काफ़ी सारे एपॉक्स होते हैं। तो सबसे छोटा जो है वो एपॉक है। एक पीरियड के अंदर काफ़ी सारे एपॉक होंगे, एक एरा के अंदर काफ़ी पीरियड्स हो सकते हैं, एक ईयन के अंदर काफ़ी सारे एरा हो सकती है और ईयन जो है वो जनरली काफ़ी बड़ी यूनिट है। सबसे बड़ी यूनिट जो है वो ईयन है। तो अब हम देखते हैं, एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिखती है। आप पहले ये देखिए इसमें ईयन है, ये प्री कैम्ब्रियन, ये फेनरोजोइक। इसके बाद आप देख सकते हैं इस ईयन में ये सारी एरा है। इस एरा में सेंजोइक एरा, सिर्फ इस एक एरा में ये आप देख सकते हैं ये सेंजोइक एरा है, इसमें ये पीरियड है क्वाटरनरी पीरियड, टर्शियरी पीरियड। इस पीरियड में ये एपॉक्स है। तो इस तरह से ईयन के अंदर एरा, एरा के अंदर पीरियड, पीरियड के अंदर एपॉक। तो इस तरह से ये पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है। तो आइए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले तो इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें ये बताती है कि अर्थ के ऊपर कितनी डाइवर्सिटी है लाइफ की, कितनी डाइवर्सिटी है प्लस कितनी डाइवर्सिटी हुई थी जब से अर्थ फॉर्म हुई है। जैसे कि अभी हम देखें, अभी डायनासोर्स नहीं हैं बट अर्थ पर डायनासोर्स किसी टाइम में हुआ करते थे। तो वो पूरे वास्ट डाइवर्सिटी बताती है लाइफ की जो कभी ना कभी अर्थ पर प्रेजेंट थी। इसके बाद ये समराइज करती है हाउ साइंटिस्ट स्टडी अर्थ पास्ट एनवायरनमेंट एंड डाइवर्स लाइफ फॉर्म बाय एग्जामिनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल। तो हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि साइंटिस्ट किस तरह से अर्थ के पास्ट एनवायरनमेंट, उस टाइम कैसा क्लाइमेट, उस टाइम कैसा एनवायरनमेंट हुआ करता होगा जब डायनासोर्स या बाकी सारी स्पीशीज एग्जिस्ट करती होंगी जो आज एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद अगर हम देखें, इट एक्सप्लेन्स हाउ अर्थ हिस्ट्री हैज़ बीन इन्फ्लुएंस बाय कैटास्ट्रॉफ। मतलब कि अर्थ की हिस्ट्री, अर्थ पर जो भी इवेंट्स हुए वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हुई है डिजास्टर्स से, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो होते हैं, और किस तरह से अर्थ के ऊपर जो लाइफ थी वो चेंज हुई है इन कैटास्ट्रॉफ्स या डिजास्टर्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हमें इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल से समझ में आती है। अब अगर हम देखें ब्रॉडली जो डिवीजन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, वो है, पहले तो ये स्टार्ट होता है प्री कैम्ब्रियन टाइम। तो आप देख सकते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड में 88% जो हिस्ट्री अर्थ थी वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, ये है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। ये 88% हिस्ट्री जो है ये पूरा ईयन है। ये इसमें प्री कैम्ब्रियन वाला जो ईयन है इसमें 88% अर्थ की हिस्ट्री है। इसमें आप देख सकते हैं फर्दर
इसके बाद जो आता है वो है फेनरोजोइक। तो जो रिमेनिंग 12% अर्थ की हिस्ट्री है वो है फेनरोजोइक ईयन में। अब हमें जो है जो 88% अर्थ की हिस्ट्री है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो इससे हमें इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। हम जो मेन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फेनरोजोइक ईयन को। फेनरोजोइक ईयन को 3 एरा में डिवाइड किया गया है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सेनजोइक। तो आप यहाँ देख सकते हैं पैलियोजोइक का मतलब होता है एंशियंट लाइफ, मीजोजोइक का मतलब होता है मिडिल लाइफ, सेनजोइक का मतलब होता है रीसेंट लाइफ। तो जो फेनरोजोइक ईयन है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये फेनरोजोइक ईयन है जिसमें कि 12% अर्थ की जो हिस्ट्री है वो पूरी फेनरोजोइक ईयन में हुई है, इसको एंशियंट लाइफ मतलब पैलियोजोइक, मिडिल लाइफ मतलब मीजोजोइक और सेनजोइक मतलब रीसेंट लाइफ, तो इसमें हमने डिवाइड किया है। तो 544 मिलियन ईयर्स अगो जो थी ये पूरा पैलियोजोइक वाला जो एरा है ये लगभग 300 मिलियन ईयर्स तक रही थी। मीजोजोइक वाली जो एरा है वो 245 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी और ये लगभग 180 मिलियन ईयर्स तक थी ये पर्टिकुलर एरा। सेनजोइक जो कि रीसेंट लाइफ है ये 65 मिलियन ईयर्स अगो ये पर्टिकुलर एरा स्टार्ट हुई थी और ये आज भी हम जो है वो सेनजोइक एरा में रह रहे हैं। टुडे वी आर इन होलोसीन एपॉक ऑफ क्वाटरनरी पीरियड ऑफ सेनजोइक एरा। इसका मतलब क्या है, हम आज सेनजोइक एरा में हैं, सेनजोइक एरा के हम क्वाटरनरी पीरियड में हैं और क्वाटरनरी पीरियड के हम होलोसीन एपॉक में हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सेनजोइक एरा के हम क्वाटरनरी पीरियड में हैं, क्वाटरनरी पीरियड के हम होलोसीन एपॉक में हैं। तो आज अगर हमसे कोई एरा पूछे तो हम सेनजोइक एरा में रह रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये हमने देखा प्री कैम्ब्रियन, फिर ये हमने देखा फेनरोजोइक। प्री कैम्ब्रियन का आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी अर्थ की हिस्ट्री है। ऑल्दो 88% अर्थ की हिस्ट्री प्री कैम्ब्रियन में ही है, बट हम मेनली इस पर फोकस करते हैं फेनरोजोइक में। अब आप देख सकते हैं इसमें प्री कैम्ब्रियन में ही अर्लीस्ट फॉसिल रिकॉर्डेड ऑफ लाइफ, जो अर्लीस्ट फॉसिल है वो प्री कैम्ब्रियन में जो हमें मिला है वो प्री कैम्ब्रियन एज का है। अर्लीस्ट शेल्ड एनिमल्स ये भी प्री कैम्ब्रियन एज के ही मिले हैं हमें। फिर अगर हम फेनरोजोइक में देखें तो हमें फर्स्ट लैंड प्लांट्स, फर्स्ट फिश ये हमें फेनरोजोइक में मिली है, स्पेशली उसमें भी पैलियोजोइक एरा में हमें मिली है। इसके बाद अगर हम देखें फर्स्ट रेप्टाइल्स, फर्स्ट एम्फीबियंस ये सारे हमें पैलियोजोइक एरा में मिले हैं, मतलब एंशियंट लाइफ। अगर हम देखें मीजोजोइक, ये टाइम था जब डायनासोर्स थे अर्थ पर। तो आप ये देख सकते हैं ट्रायसिक पीरियड में हमें फर्स्ट मैमल्स मिले, फर्स्ट डायनासोर्स मिले। जोरासिक पीरियड में अर्थ के ऊपर काफ़ी सारे डायनासोर्स थे और क्रेटाशियस पीरियड के एंड में क्या हुआ, डायनासोर का एक्सटिंक्शन होने लग गया। तो ये क्रेटाशियस पीरियड के एंड में डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन हुए। इस टाइम रॉकी माउंटेन्स भी फॉर्म हो रहे थे। तो ये सारा हमने देखा मिडिल लाइफ में। मिडिल लाइफ मतलब मीजोजोइक एरा में। इसमें मेनली डायनासोर्स, ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स आ गए थे अर्थ पर और क्रेटाशियस पीरियड के एंड तक वो एक्सटिंग्विश हो गए थे। तो जुरासिक पीरियड में मैक्सिमम डायनासोर्स अर्थ पर थे। इसके बाद जो सेनजोइक एरा है जो कि रीसेंट लाइफ है, इसके अंदर 2 पीरियड्स हैं, एक टर्शरी पीरियड, एक क्वाटरनरी पीरियड। टर्शरी पीरियड में अगर हम देखेंगे तो ये पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, इस पीरियड में मेनली हिमालयाज बन रहे थे। इन एपॉक में मतलब सेनजोइक एरा के टर्शरी पीरियड में हिमालयाज बने हैं। और इसमें भी अगर हमें एपॉक देखना हो तो वो मेनली ईओसीन, ओलिगोसीन ये टाइम था जब हिमालयाज बन रहे थे। मियोसीन, प्लायोसीन अगर इसमें हम देखेंगे तो हिमालयाज बन चुके थे, प्लस इसके बाद इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बनने लग गए थे। और क्वाटरनरी पीरियड में अगर हम देखें तो जो रीसेंट पीरियड है इसमें प्लीस्टोसीन पीरियड था और ये जो एपॉक है इसको बोलते हैं होलोसीन एपॉक। इस एपॉक में हम आज रह रहे हैं। तो प्लीस्टोसीन एपॉक में आइस एज हुई थी और आइस एज प्लीस्टोसीन एपॉक के जस्ट एंड में आइस एज ख़त्म हो गई थी। इसके बाद जो एपॉक है वो है होलोसीन, जिसमें हम आज रह रहे हैं। तो ये हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल से समझ पा रहे हैं कि जो फेनरोजोइक जो मेनली ईयन था जिसमें कि 3 एरा थी, सेनजोइक, पैलियोजोइक और मीजोजोइक, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम ये समझते हैं कि कौन सा प्लांट्स, कौन से एनिमल्स इस टाइम में आए थे, कौन से, जैसे डायनासोर्स अगर हम कहें तो ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स आए थे, क्रेटाशियस पीरियड के एंड में डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल से समझते हैं। तो आइए अब हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखेंगे प्री कैम्ब्रियन एरा। जैसा कि मैंने कहा कि ये इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 2 ईयन्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्री कैम्ब्रियन ईयन,
एक है फेनरोजोइक इयॉन। तो प्री कैम्ब्रियन इयॉन को अगर हम देखें तो ये प्री कैम्ब्रियन इयॉन होगा, ये एरा नहीं होगा, प्री कैम्ब्रियन इयॉन होगा। स्टार्टेड 700 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। अर्थ चेंज फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड स्टेट्स। अर्थ इस टाइम गैसियस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही थी। आप देखिए अर्थ एक तरह से हॉट मोल्टन गैस की तरह थी, हॉट मोल्टन बॉल की तरह थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अर्थ गर्म थी। ग्रेजुअली अर्थ पर बारिश हुई है, फिर अर्थ धीरे धीरे जो है अर्थ पर ओशंस बने हैं। इस टाइम में अगर हम देखें तो ये पूरा प्री कैम्ब्रियन इयॉन चल रहा था। मरीन गैसेस इवॉल्व हो रही थी। सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स ये इस टाइम वार्म सीज में आ रहे थे, मगर लैंड एरियाज में अभी कोई भी एनिमल्स नहीं थे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अर्थ पर सबसे पहले लाइफ जो इवॉल्व हुई थी वो पानी में ही हुई थी। तो ये पूरा बिल्कुल जो 88% अर्थ की हिस्ट्री है, जब अर्थ बन ही रही थी, अर्थ गैसेस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही थी, अर्थ पूरा इवॉल्व हो रही थी, उसी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग का फेज है प्री कैम्ब्रियन इयॉन। इसके बाद अगर हम देखें तो फेनरोजोइक इयॉन में हम 3 एरा पढ़ते हैं, एक पैलियोजोइक, एक मीजोजोइक और एक सेनजोइक। तो पैलियोजोइक जो था ये कैम्ब्रियन पीरियड इज़ द फर्स्ट पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। अगर हम इसमें देखें तो पैलियोजोइक एरा में भी काफ़ी सारे पीरियड्स हैं। अब इसमें कैसे हैं आप ये देख सकते हैं, एक सेकेंड। आप ये देख सकते हैं, ये है पैलियोजोइक एरा। इसमें फर्स्ट पीरियड कैम्ब्रियन पीरियड है, फिर ऑर्डोविशियन पीरियड है, फिर सिल्यूरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन पीरियड। तो ये सारे इसके अंदर पीरियड्स हैं। तो अगर हम देखें कि पैलियोजोइक एरा में फर्स्ट पीरियड कौन सा था, कैम्ब्रियन पीरियड था। इस टाइम क्या हुआ, एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ इन ओशंस बिगैन ड्यूरिंग दिस एरा। तो लाइफ स्टार्ट तो प्री कैम्ब्रियन एरा में ही हो गई थी, मगर फेनरोजोइक प्री कैम्ब्रियन इयॉन में ही लाइफ स्टार्ट हो गई थी और सबसे पहले लाइफ पानी में हुई थी। मगर जो हम फेनरोजोइक इयॉन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम पैलियोजोइक एरा पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये है फेनरोजोइक इयॉन। उसमें पैलियोजोइक, जिसको कि एंशिएंट लाइफ बोलते हैं, फिर मीजोजोइक एरा और सेनजोइक एरा। इस फेनरोजोइक इयॉन के अंदर हम पैलियोजोइक एरा पढ़ रहे हैं, जो कि जिसको एंशिएंट लाइफ भी कहते हैं। तो इस टाइम जो है ओशंस में जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक आ गई थी, इसलिए हम बोलते हैं एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ इन ओशन। ओशंस में काफ़ी अच्छी तरह से लाइफ फ्लरिश कर रही थी। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वर कवर्ड इन वार्म शैलो सीज। तो जो कॉन्टिनेंट्स थे वो लगभग वार्म और शैलो सीज से कवर्ड थे। इनवर्टिब्रेट्स यहाँ काफ़ी अच्छी तरह से इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेट कर रहे थे। फिश अच्छी तरह से यहाँ इमर्ज हो गई थी, फिश इस टाइम में इमर्ज हुई थी। फिश के बाद एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जैसे फ्रॉग है, वो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं। तो एंड ऑफ पैलियोजोइक एरा इज कॉल्ड एज ऑफ एम्फीबियंस। तो इस पर्टिकुलर पैलियोजोइक एरा में मैक्सिमम जो है लाइफ पानी में, मतलब कि वाटर में लाइफ काफ़ी अच्छी तरह से फ्लरिश कर रही थी। इसके जस्ट एंड में ही हम देखेंगे कि फिश के बाद एम्फीबियंस आएंगे। तो पैलियोजोइक एरा के एंड में ही हम देखेंगे कि वो पूरी एज ऑफ एम्फीबियंस आ जाएंगी, जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पर भी रह सकते हैं। इस टाइम अर्ली लैंड प्लांट्स भी आ गए थे, जैसे कि मॉसेस, फर्न्स, कोन बेयरिंग प्लांट्स। अर्ली कोल फॉर्मिंग फॉरेस्ट वर ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जो फॉरेस्ट जिनके डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिशन के बाद कोल बना है, तो वो फॉरेस्ट भी इस टाइम इवॉल्व हो गए थे। लैंड पर भी प्लांट्स होने लगे थे। इसके बाद अगर हम देखें, मच ऑफ द लाइमस्टोन क्वेरीड फॉर बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। जो भी सारा लाइमस्टोन जो बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काम आता है, प्लस कोल डिपॉजिट जो वेस्टर्न यूरोप और यूएस वाले जो कोल डिपॉजिट्स हैं, वो सारे पैलियोजोइक एरा वाले प्लांट्स के ही हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कैम्ब्रियन ओपन विद द ब्रेकअप ऑफ वर्ल्ड कॉन्टिनेंट रोडिना एंड क्लोज विद द फॉर्मेशन ऑफ पैंजिया एज अर्थ कॉन्टिनेंट केम टुगेदर वंस अगेन। तो अगर हम देखें, अर्थ के ऊपर पहले जो था, पहले एक वर्ल्ड कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसमें कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे। उसको बोलते थे रोडिनिया। पहले अर्थ पर इनिशियली जब अर्थ फॉर्म हुई थी तो कॉन्टिनेंट्स पहले तो काफ़ी हद तक तो कॉन्टिनेंट्स सीज के अंदर ही सबमर्ज थे। फिर ये पूरे वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक साथ सारे आए, उसको हम बोलते हैं रोडिनिया। ये जो सारे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स एक साथ आए, इसको हमने बोला रोडिनिया। इसके बाद ये इस पर्टिकुलर पैलियोजोइक एरा में क्या हो रहा था, ये कॉन्टिनेंट्स, ये रोडिनिया ब्रेकअप हुआ और ये धीरे धीरे अलग अलग होने लग गए। कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो पहले एक साथ थे रोडिनिया के अंदर, जिसको हम वर्ल्ड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इस पर्टिकुलर पैलियोजोइक एरा में ये कॉन्टिनेंट्स ब्रेक होने लग गए और इसके बाद ये वापस साथ में आए,
ये वापस सारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वो साथ में आए, उस पूरे जो उसको हम बोलते हैं पैंजिया। पैंजिया का मतलब है सुपर कॉन्टिनेंट। पैंजिया एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ हैं, जो भी सारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, एंटार्क्टिका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे, यूरोप, जो भी सारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक साथ बिल्कुल एक साथ आ गए थे। उस पूरे कॉन्टिनेंट को हम बोलते हैं पैंजिया। पैंजिया का मतलब होता है सुपर कॉन्टिनेंट। तो पैलेजोइक एरा में क्या हुआ, पहले तो रोडीना था, रोडीना में सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, वो इस पैलेजोइक एरा में ये ब्रेकअप हुए और ब्रेकअप होने के बाद वो वापस साथ में आए, जिसको हम बोलते हैं पैंजिया। एज अर्थ कॉन्टिनेंट केम टुगेदर वंस अगेन। तो जैसा कि मैंने कहा ये वापस साथ में आए, पहले रोडिनिया था अब पैंजिया बन गया। दिस इवेंट इज थॉट टू हैव कॉज द क्लाइमेट चेंज दैट लेड टू मास एक्सटिंक्शन इवेंट। अब इस इवेंट को हम बोलते हैं कि ऐसा जब चीज़ें हुई तो काफ़ी सारा जो फ्लोरा फौना, जो भी सारे प्लांट्स एनिमल्स थे, उनका काफ़ी हद तक एक्सटिंक्शन हो गया। इस तरह का जो इवेंट हुआ कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे थे, रोडिनिया बना, फिर वो ब्रेकअप हुआ, फिर पैंजिया बना। तो इससे कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ और काफ़ी हद तक मास एक्सटिंक्शन हो गया प्लांट्स और एनिमल्स का। एप्लेशियन माउंटेन्स जो हैं, जो कि हम बोलते हैं कि वो भी अरावलीज की तरह एक तरह से वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है, वो पैलेजोइक एरा में ही बनी थी। इसके बाद अगर हम देखें तो एट द एंड ऑफ पैलेजोइक एरा जो है, लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन इन हिस्ट्री टुक प्लेस। तो बहुत ज़्यादा मास एक्सटिंक्शन हुआ था और अप्रॉक्सीमेटली 90% जो भी मरीन एनिमल स्पीशीज़ थी और 70% जो भी लैंड एनिमल्स थे वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब कई लोगों का कहना है कि इसके क्या पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं कि ऐसा मास एक्सटिंक्शन इवेंट क्यों हुआ। तो इसके काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि इंक्रीज वॉल्केनिक एक्टिविटी। कई स्कॉलर्स का कहना ये है कि काफ़ी ज़्यादा अर्थ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई थी, ऐश, डस्ट, ये सारी चीज़ें एमिट हो रही थी अर्थ से। अब इसके कारण जो भी एनिमल्स और जो भी मरीन एनिमल स्पीशीज़ थी, प्लांट्स थे, वो काफ़ी हद तक वाइप आउट हो गए अर्थ से। या फिर कई लोगों का ये भी कहना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा था, उस टाइम क्लाइमेट जो है वो वार्म क्लाइमेट से कूलर क्लाइमेट हो रहा था और वो जो एनिमल्स हैं वो अडेप्ट नहीं हो पा रहे थे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए भी कहते हैं कि काफ़ी हद तक मास एक्सटिंक्शन हुआ था। तो अगर हम देखें पैलेजोइक एरा में इस तरह की अर्ली फिश हुआ करती थी, आप देख सकते हैं इस तरह की अर्ली फिश हुआ करती थी। कुछ स्पीशीज़ कहते हैं कि शार्क की कुछ स्पीशीज़ भी उस टाइम एग्जिस्ट करती थी। तो ये है अर्ली प्लांट्स, जैसे कि लैंड प्लांट्स हैं, ये जो मॉसेस हैं, ये फर्न्स हैं, ये सारे अर्ली लैंड प्लांट्स हैं जो पैलेजोइक एरा में फ्लरिश करते थे। तो हमने पैलेजोइक एरा में क्या पढ़ा, पैलेजोइक एरा का मतलब ये है एंशिएंट लाइफ। पैलेजोइक एरा में हमने देखा कि पानी में लाइफ बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश कर रही थी ओशंस में, और पैलेजोइक एरा के बाद जस्ट एंड में पैलेजोइक एरा के हमने देखा कि एम्फीबियंस काफ़ी अच्छी तरह से फ्लरिश करने लग गए थे, क्योंकि पैलेजोइक एरा में फिशेस थी, फिर फिशेस से ग्रेजुअली एम्फीबियंस इवॉल्व हो रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि पैलेजोइक एरा में लैंड प्लांट्स भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहे थे, जैसे कि मॉसेस, फर्न्स, ये सब हमने देखा। प्लस हमने देखा कि इस पर्टिकुलर पैलेजोइक एरा में मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था। एंड ऑफ पैलेजोइक एरा के बाद, मतलब पैलेजोइक एरा के एंड में हमने देखा कि मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसमें कि काफ़ी सारे लैंड प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे वाइप आउट हो गए थे। कई लोग बोलते हैं कि काफ़ी वहाँ सीवियर वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, या कूल क्लाइमेट चेंज हो रहा था, उसके कारण एक्सटिंक्शन हो रहा था। इसके बाद पैलेजोइक एरा में एक मेजर इवेंट ये हुआ कि एप्लेशियन माउंटेन्स इस टाइम बने हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए में है एप्लेशियन माउंटेन्स। इसके बाद एक ये भी इवेंट हुआ कि पैलेजोइक एरा के टाइम में रोडिनिया करके एक वर्ल्ड कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसमें कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे। उसके बाद पैलेजोइक पीरियड में वो कॉन्टिनेंट ब्रेक हुआ, और फिर वो ब्रेक होने के बाद वापस एक पैंजिया बना। तो पैंजिया मतलब वही सुपर कॉन्टिनेंट जिसमें कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ आ गए। तो जब ये पूरा इवेंट हो रहा था, इसके कारण भी कई स्कॉलर्स का मानना ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्शन हुआ है एनिमल्स और प्लांट्स का। तो अब हम देखते हैं एट द बिगनिंग ऑफ मीजोजोइक एरा। अब जब मिडिल लाइफ को हम स्टडी करते हैं, पैलेजोइक के बाद हम मीजोजोइक एरा को स्टडी करते हैं, तो एट द बिगनिंग ऑफ दिस एरा द कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड एज पैंजिया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि रोडिनिया बना, रोडिनिया ब्रेक हुआ और फिर वो पैंजिया बन रहा था। तो पैंजिया वो बना कब, वो एंड ऑफ पैलेजोइक एरा और बिगनिंग ऑफ मीजोजोइक एरा में एक तरह से ये पैंजिया बन गया था। फिर इसके बाद मीजोजोइक एरा में क्या हुआ, पैंजिया ब्रोक हुआ अराउंड द मिडिल ऑफ दिस एरा। तो सेंजोइक में तो रोडिनिया ब्रेक हुआ था, मीजोजोइक में पैंजिया ब्रोकअप हुआ था।
पैंजिया का कॉन्सेप्ट हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम देखें पैंजिया क्या था, मैं वापस बता देती हूँ। पैंजिया एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है सुपर कॉन्टिनेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एंटार्क्टिका है। अब ये सारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पैंजिया मतलब एक सुपर कॉन्टिनेंट, ये सारे 7 कॉन्टिनेंट्स अटैच्ड हैं। ये सारे 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये अटैच्ड है, इस चीज़ को बोलते हैं हम पैंजिया। तो पैंजिया जो है इस पर्टिकुलर मीसोजोइक एरा में ये ब्रेक हो रहा था अराउंड द मिडिल ऑफ दिस एरा। इस एरा के बीच में पैंजिया ब्रेक हुआ। रेप्टाइल्स इस टाइम मोस्ट अबंडेंट थे। जैसे हमने सेंजोइक में पढ़ा था कि उस टाइम फिशेज ज़्यादा थी, फिशेज अबंडेंट थी। इस टाइम में हम देखेंगे रेप्टाइल्स मोस्ट अबंडेंट थे बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अडेप्ट टू ड्रायर क्लाइमेट ऑफ मीसोजोइक एरा। अब मीसोजोइक एरा में क्या हो रहा था कि क्लाइमेट जो है वो थोड़ा ड्राई हो रहा था, मतलब कि रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन ये जो है कम हो रहा था। ऐसे कंडीशंस में रेप्टाइल्स अच्छी तरह से अडेप्ट कर जाते हैं, इसीलिए यहाँ मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स जो थे वो रेप्टाइल्स थे। स्किन मेंटेन्स बॉडी फ्लूइड्स एंड एम्ब्रोज लिव इन शेल। तो ये इसलिए है कि क्यों अडेप्ट कर जाते हैं ड्राई क्लाइमेट से, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो मेंटेन कर पाती है बॉडी फ्लूइड्स को, और जो इनके एम्ब्रो होते हैं वो शेल्स में रहते हैं। तो इससे जो इनके जो प्रोजेनी या जो बच्चे होते हैं वो भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए रेप्टाइल्स जो हैं वो मीसोजोइक एरा में फ्लरिश कर रहे थे। डायनासोर्स वर ऑल्सो वेरी एक्टिव इन दिस एरा। अगर हम देखेंगे तो डायनासोर्स मीसोजोइक एरा में ही आए थे। डायनासोर कब आए थे? मीसोजोइक एरा के हम देखेंगे 3 पीरियड्स हैं। एक है ट्रायसिक पीरियड, एक है जुरासिक पीरियड और एक है क्रिटेशियस पीरियड। ये मीसोजोइक एरा के अंडर 3 पीरियड्स हैं। मैं वापस बोल रही हूँ, ये ट्रायसिक है, फिर जुरासिक है, फिर क्रिटेशियस पीरियड है। इसके अंदर जो ट्रायसिक पीरियड में फर्स्ट डायनासोर्स आए थे, ट्रायसिक पीरियड में फर्स्ट डायनासोर्स आए थे। बहुत ज़्यादा डायनासोर्स अर्थ पर, सबसे ज़्यादा डायनासोर्स जो थे वो जोरासिक पीरियड में थे। लार्जर एंड मोर अबंडेंट डायनासोर्स। आप देखिए ट्रायसिक पीरियड में तो फर्स्ट टाइम डायनासोर्स आए थे और उस टाइम डायनासोर स्मॉल थे, साइज में स्मॉल थे। जोरासिक पीरियड में वो बड़े हुए और बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो गए डायनासोर्स अर्थ पर पूरे जोरासिक पीरियड में। इसीलिए जो मूवीज़ आई है डायनासोर्स पर उनका नाम जोरासिक पार्क है, क्योंकि जोरासिक पीरियड में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े डायनासोर्स अर्थ पर फ्लरिश कर रहे थे। इसके बाद है क्रिटेशियस पीरियड। इस पीरियड में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट होने लगे। एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स, ये भी इस पर्टिकुलर मीसोजोइक एरा में फ्लरिश कर रही थी। मैमल्स जो थे वो स्मॉल थे, छोटे मैमल्स थे, वार्म ब्लडेड थे, हेयर कवरिंग देयर बॉडीज़, जनरली उनकी बॉडीज़ पर हेयर रहता था मैमल्स की बॉडी पर। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो वार्म ब्लडेड थे, स्मॉल एनिमल्स थे, तो इस तरह के जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो जब भी एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज हो रहा था तो वो अडेप्ट कर पा रहे थे। तो इस तरह के मीसोजोइक एनिमल्स थे। आप देख सकते हैं ये डायनासोर्स, छोटे डायनासोर्स हैं, फिर बड़े डायनासोर्स हैं, ये सारे हैं मीसोजोइक एनिमल्स। हमने सेंजोइक एनिमल्स में देखा था, हमने देखा था उसमें फिशेस, वो उस टाइम मरीन लाइफ जो है वो ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। इसमें हम देख रहे हैं मीसोजोइक में मेनली डायनासोर्स वाली एज जो है वो मीसोजोइक वाली एज है। इसके बाद अगर हम मीसोजोइक एरा में प्लांट्स स्टडी करें तो मीसोजोइक एरा में मेन प्लांट लाइफ ऑफ दिस टाइम वॉज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स मतलब वो प्लांट्स जो कि सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं मगर उनमें कोई फ्लावर नहीं होता, जैसे कि पाइन ट्रीज। तो इस तरह के प्लांट्स मीसोजोइक एरा में फ्लरिश कर रहे थे। और फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो मीसोजोइक एरा के एंड में आए, क्योंकि इस एरा में मैंने कहा कि यहाँ जिम्नोस्पर्म्स फ्लरिश कर रहे थे, जो वो प्लांट्स है जिसमें सीड्स होते हैं मगर फ्लावर्स नहीं होते, जैसा कि पाइन ट्रीज। अब मीसोजोइक एरा के एंड में ज़रूर फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए थे। अब इस मीसोजोइक एरा के एंड में भी एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग डायनासोर्स डिसअपियर्ड सडनली एट दिस टाइम। जैसा कि मैंने कहा कि मीसोजोइक एरा 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, 3 पीरियड में। ट्रायसिक जिसमें डायनासोर्स आए थे, जोरासिक जिसमें डायनासोर सबसे अबंडेंट थे, और फिर क्रिटेशियस। क्रिटेशियस पीरियड के एंड में डायनासोर्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था।
अब many scientists believe that this event was caused by a comet or asteroid colliding with earth. तो इसका मतलब ये है कि कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि ऐसा मास एक्सटिंक्शन हुआ. तो कई साइंटिस्ट का कहना ये है कि या तो एक कॉमेट या एस्ट्रॉइड या मीटियोर जो होता है वो अर्थ पर एक मासिव मीटियोर जो है वो हिट करा था, जिससे कि क्या हुआ, ह्यूज क्लाउड ऑफ स्मोक और डस्ट हो गई पूरे अर्थ पर, ब्लॉक्स आउट सनलाइट ब्लॉक हो गई, प्लांट्स प्लांट्स मरने लगे. उसके बाद एनिमल्स जो उन प्लांट्स को खाते थे वो मरने लगे, और फिर एनिमल्स दैट ईट प्लांट ईटर्स, मतलब एनिमल्स जो इन एनिमल्स को खाते थे, जो प्लांट्स को खाते थे, वो भी मरने लगे. तो ये पूरी फूड चेन, प्लांट्स मरे तो जो एनिमल्स प्लांट्स पर रिलाई कर रहे थे वो मरने लगे, फिर उसके बाद वो एनिमल्स जो उन एनिमल्स पर रिलाई कर रहे थे, जो प्लांट्स को खाते हैं, वो मरने लगे. तो पूरी फूड चेन ही डिस्टर्ब हो गई. इस तरह से पूरा मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ. हाउएवर नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ डाइड ड्यूरिंग दिस इवेंट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं बचा. डेफिनेटली लाइफ इसके बाद भी एग्जिस्ट कर रही थी, सारे लाइफ फॉर्म्स मरे नहीं थे. मैनी एनिमल्स दैट वी सी टुडे आर डिसेंडेंट फ्रॉम द सर्वाइवर्स ऑफ दिस एक्सटिंक्शन इवेंट. कुछ एनिमल्स जो हम आज देखते हैं वो उन एनिमल्स के सक्सेसर्स हैं जो इस पर्टिकुलर इवेंट को सर्वाइव कर गए थे. तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी थे जो इस इवेंट को सर्वाइव कर गए थे. इस तरह का एक मासिव मीटियोर हम समझते हैं, मीटियोर जो है वो अर्थ पर गिरा. इसके बाद इस तरह से पूरी डस्ट और स्मोक हो गई अर्थ के ऊपर, सनलाइट पूरी ब्लॉक हो गई, और फिर जो पूरे जो एनिमल्स थे वो एनिमल्स प्लांट्स वो सर्वाइव नहीं कर पाए. तो इसलिए ये मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, जिसमें कि डायनासोर्स, जो भी सारे मीजोजोइक एरा वाले मेन प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए. ये सारे मीजोजोइक मैमल्स हैं. जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें डायनासोर्स थे और स्मॉल मैमल्स थे, और उनकी बॉडी पर हेयर था, जिससे कि वो क्लाइमेट में जो भी चेंज हो रहा है उसको अडेप्ट कर पा रहे थे. अब हम देखते हैं लास्ट में जो है सेंजोइक एरा, जिसमें हम अभी जी रहे हैं. ये है रीसेंट लाइफ. सेंजोइक एरा के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये 65 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी और ये अभी भी कंटिन्यू हो रही है. इस पर्टिकुलर एरा में अगर हम देखें तो क्लाइमेट वार्म था और माइल्ड था. मरीन एनिमल्स जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन्स, ये सेंजोइक एरा में इवॉल्व होने लगी. मैमल्स बिगन टू इंक्रीज एंड इवॉल्व अडेप्टेशन. अब इसमें मैमल्स काफ़ी सारे होने लग गए. वो मैमल्स अडेप्ट होने लग गए डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशंस के, लैंड पर, एयर पर, सी में, जो भी एनवायरनमेंट कंडीशंस अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशंस हो रही थी, उससे ये मैमल्स आराम से अडेप्ट कर पा रहे थे. इसीलिए मैमल्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई. ग्रासेस इंक्रीज एंड प्रोवाइडेड अ फूड फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स. तो ग्रासेस का जो ग्रासेस एक्चुअली इंक्रीज़ होने लग गई सेंजोइक एरा में, और जो एनिमल्स ग्रासेस पर रिलाई करते थे उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ गई. काफ़ी सारे जो भी माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि एल्प्स, हिमालयाज़, रॉकी माउंटेन्स जो यूएसए में हैं, ये सारे जो माउंटेन्स हैं वो इसी पीरियड में इवॉल्व हुए हैं. हिमालयाज़ सेंजोइक एरा में हुआ है, एल्प्स, रॉकी माउंटेन, ये सारे जो भी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं वो सारे इसी सेंजोइक एरा में बने हैं. इसके बाद अगर हम देखें तो सेंजोइक एरा में ग्रोथ ऑफ दीज माउंटेन्स में हैव हेल्प टू कूल डाउन द क्लाइमेट. इस पर्टिकुलर एरा में कहते हैं कि इन माउंटेन्स के कारण जो क्लाइमेट है वो ग्रेजुअली कूल डाउन हुआ है. और आइस एजेस अकर्ड लेट इन द सेंजोइक एरा, जो कि क्वाटरनरी पीरियड में हुई है. सेंजोइक एरा में दो पीरियड थे, एक था टर्शरी पीरियड, एक था क्वाटरनरी पीरियड. टर्शरी पीरियड में सारे हमारे फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज़, ये सारे टर्शरी पीरियड में बने हैं. और आइस एज जो है वो अकर हुई है लेट इन द सेंजोइक एरा. ये क्वाटरनरी पीरियड में आइस एज अकर हुई थी, जिसमें कि हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है सिग्निफिकेंटली कम हो गया था, 0 से कम था. अर्थ पर पूरा आइस कवर्ड, आइस परमाफ्रॉस्ट कंडीशन थी, वो हम पूरी आइस एज कहते हैं, जो कि क्वाटरनरी पीरियड में थी. और ये पीरियड सेंजोइक एरा का पीरियड था. एज द क्लाइमेट चेंज एनिमल्स हैव अडॉप्ट टू द राइज एंड फॉल ऑफ ओशंस कॉज्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स. अब क्वाटरनरी पीरियड में जब आइस एज आई, उसके बाद इंटर आइस एज था. इंटर आइस एज पीरियड मतलब कि आइस एज आई, उसके बाद ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हुई, तो उस टाइम टेम्परेचर नॉर्मल था, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा, तो काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं वो अडेप्ट होने लग गए राइज एंड फॉल ऑफ ओशन के, क्योंकि जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट होते तो सी लेवल राइज हो जाता, जब ग्लेशियर्स वापस बनते तो सी लेवल फॉल हो जाता. तो इससे एनिमल्स जो हैं वो अडेप्ट होने लग गए
सेंजोइक एरा में। दिस एरा इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज द एज ऑफ मैमल्स। जैसे मीजोजोइक एरा को बोलते हैं एज ऑफ डायनासोर, सेंजोइक एरा को बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स। तो मरीन एनिमल लाइक एल्गे, मोलस्क, फिश, मैमल्स ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्लरिश होने लग गए। आज भी आप देखते हैं ये सारे एनिमल्स। लैंड एनिमल्स जैसे कि बैट्स, कैट्स, डॉग्स, कैटल एंड ह्यूमंस। ह्यूमन जो हैं वो इसी पीरियड में आए हैं, और वो कौन से पीरियड में आए हैं? वो क्वाटरनरी पीरियड में आए हैं। क्वाटरनरी पीरियड किस एरा का पीरियड है? वो सेंजोइक एरा का पीरियड है। सेंजोइक एरा में मैंने आपको बताया था 2 पीरियड थे, एक टर्शरी एक क्वाटरनरी। क्वाटरनरी पीरियड में ह्यूमंस आए हैं, और कहते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स अराउंड 3.5 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर आए हैं। कौन से पीरियड में? क्वाटरनरी पीरियड ऑफ सेंजोइक एरा। फ्लावरिंग प्लांट्स वर नाउ द मोस्ट कॉमन प्लांट लाइफ। मीजोजोइक एरा में हमने देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट होने लग गए थे मीजोजोइक एरा के एंड में, बट अगर हम इसमें देखें सेंजोइक एरा में, तो यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स जो थे वो मोस्ट कॉमन प्लांट लाइफ था। काफ़ी अच्छी तरह से आज भी अगर हम देखते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स हमें दिखते हैं। ये थे सेंजोइक के एनिमल्स, सेंजोइक के मैमल्स। कुछ मैमल्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मैमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये हमने देखा प्री कैम्ब्रियन ईयन और फैनरोजोइक ईयन। 88% अर्थ की हिस्ट्री जो है वो इसमें है, 12% फैनरोजोइक ईयन में है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, मगर ये ज़रूर है कि अर्लीस्ट लाइफ जो है वो प्री कैम्ब्रियन ईयन में आई थी। फैनरोजोइक ईयन को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें कि 3 एरा है। एक है पैलियोजोइक जो कि एंशंट लाइफ, इसमें काफ़ी सारे पीरियड्स हैं, कैम्ब्रियन पीरियड, मिसिसिपियन पीरियड, पर्मियन पीरियड। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स, फर्स्ट फिश, फर्स्ट रेप्टाइल, फर्स्ट एम्फीबियंस, ये सारी चीज़ें आने लग गई। और इसके एंड में स्पेशली पैलियोजोइक पीरियड के एंड में एम्फीबियंस काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे, उनकी पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट थी। पैलियोजोइक पीरियड में हमने कहा कि जो मरीन लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी, मतलब फिश वगैरह ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी फ्लरिश कर रही थी। इसमें लैंड प्लांट्स आ गए थे मगर फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं थे। मीजोजोइक एरा में हमने देखा है पूरा डायनासोर्स वाली एज थी। इसमें फर्स्ट मैमल्स आए थे, पैंजिया जो है वो इसमें ब्रेकअप हुआ था। पैलियोजोइक में हमने देखा था कि रोडिनिया ब्रेकअप हुआ था और फिर वो पैंजिया बना था। एंड ऑफ पैलियोजोइक में पैंजिया एक तरह से बन चुका था। और मीजोजोइक में क्या हुआ था? मीजोजोइक में पैंजिया जो है वो ब्रेक हुआ था। यहाँ रोडिनिया ब्रेक हुआ था, मीजोजोइक में पैंजिया ब्रेकअप हुआ था। ट्रायसिक में फर्स्ट डायनासोर्स आए थे, जोरासिक में डायनासोर्स काफ़ी अच्छी तरह से फ्लरिश कर रहे थे, क्रिटेशियस के एंड में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। इसके बाद अगर हम देखें तो सेंजोइक एरा जिसमें हम अभी जी रहे हैं, उसके 2 पीरियड हैं, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। टर्शरी पीरियड में सारे जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, हिमालयाज, एंडीज, एल्प्स, रॉकीज़, ये सारे माउंटेन्स टर्शरी पीरियड में बने हैं। इसके बाद अगर हम देखें क्वाटरनरी पीरियड, जिसमें कि ह्यूमन आए हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं 3.5 मिलियन ईयर्स अगो क्वाटरनरी पीरियड में अर्थ पर आए हैं। इसमें 2 एपॉक हैं, प्लीस्टोसीन एंड अभी वाली जो है वो है होलोसीन एपॉक। प्लीस्टोसीन एपॉक ये वो वाला टाइम था जब आइस एज चल रही थी, और प्लीस्टोसीन एपॉक के एंड में आइस एज ख़त्म हो गई। अभी जो होलोसीन एपॉक जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें ह्यूमन बींग्स जो हैं, अभी आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, ये सारी चीज़ें फ्लरिश कर रही हैं। कुछ एनिमल्स, प्लांट्स जो हम देखते हैं वो मीजोजोइक, सेंजोइक, इनके पुराने टाइम के कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं। काफ़ी हद तक कुछ एक्सटिंक्ट भी कर चुके हैं, या फिर कुछ धीरे धीरे मैमल्स, एनिमल्स ये सब इवॉल्व हुए हैं, इन्होंने अडेप्ट किया है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्लाइमेट। तो ये हमने पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा, जिसमें कि हमने देखा कि अर्थ बनने के बाद अर्थ पर किस तरह से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, कैसे कैसे प्लांट्स, एनिमल्स, लाइफ, ह्यूमन बींग्स, माउंटेन्स, ये किस टाइम में अर्थ पर फॉर्म हुए हैं। और हमने देखा कि ये फॉसिल्स और रॉक लेयर्स को स्टडी करके साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे अर्थ पर एग्जिस्ट करती थी। थैंक यू।